नमस्कार। आज हम एक ऐसे राज्य की बात करेंगे जिसकी जमीन के नीचे भारत का लगभग आधा खजाना छिपा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड की। बिल्कुल, और उसके मिनरल वेल्थ की। इसे यूं ही रत्न गर्भा यानी रत्नों को गर्भ में रखने वाली धरती नहीं कहते। बिल्कुल सही कहा। रत्नगर्भा या भारत का रूर प्रदेश ये सिर्फ नाम नहीं है, ये तो पहचान है। हाँ, ये इस राज्य की पहचान है। हमारे पास जो स्रोत हैं, सरकारी आंकड़े, अकादमिक शोध और जो स्टडी मटेरियल है, वो सब एक ही कहानी कहते हैं। और वो क्या है? कि भारत के कुल खनिज भंडार का लगभग 40% हिस्सा वो अकेले झारखंड में है। 40%? तो आज का हमारा मिशन साफ है, हम इसी खजाने की परतों को खोलेंगे। तो शुरुआत कहाँ से करें? इतने सारे खनिज हैं, इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? देखिए, सबसे पहले इन्हें इनके वैज्ञानिक स्वभाव के आधार पर बांटना जरूरी है। मोटे तौर पर 3 श्रेणियां हैं। अच्छा। पहली है धात्विक खनिज, मेटालिक मिनरल्स, यानी वो जिनमें धातु होती है। ठीक है। दूसरी है अधात्विक खनिज, नॉन मेटालिक मिनरल्स, जैसे चूना पत्थर या अभ्रक। और तीसरी, जो शायद सबसे अहम है, वो है ऊर्जा खनिज, एनर्जी मिनरल्स, जिनसे देश को ऊर्जा मिलती है, जैसे कोयला और यूरेनियम। ये तो वर्गीकरण हो गया। लेकिन हमारे स्रोतों में एक बात बार बार आ रही है कि झारखंड में ये खनिज किसी खास वजह से मिलते हैं। मतलब इसका कोई भूवैज्ञानिक यानी जियोलॉजिकल कनेक्शन है? हाँ, और यही तो सबसे आकर्षक बात है। झारखंड की जमीन का इतिहास ही उसकी किस्मत लिख रहा था। अच्छा। यहाँ अलग अलग युग की चट्टानें हैं, और हर तरह की चट्टान ने हमें एक अलग खजाना दिया है। जैसे जो बहुत पुरानी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, उनमें लोहा, तांबा, मैंगनीज जैसे धात्विक खनिज मिलते हैं। अच्छा। फिर जो बूंदाना क्रम की चट्टानें हैं, उन्होंने हमें कोयले का विशाल भंडार दिया। सही है। और विंध्यन क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर मिलता है। तो ये कोई संयोग नहीं है, ये करोड़ों सालों का भूवैज्ञानिक नतीजा है। तो मतलब जो अभ्यर्थी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कि किस तरह की चट्टान से कौन सा खनिज जुड़ा है, इस पर अक्सर सवाल बनते हैं। ये तो कमाल है। तो चलिए इन खजानों में से पहला उठाते हैं। चलिए सबसे पहले उन खनिजों की बात करते हैं जो मजबूती और चमक के लिए जाने जाते हैं, धात्विक खनिज। और झारखंड में जब धातु की बात होती है तो सबसे पहला नाम जहन में आता है लौह अयस्क का, आयरन ओर। हाँ, स्वाभाविक है। स्रोत बताते हैं कि सिंहभूम का इलाका तो जैसे लोहे का समुंदर है। सिंहभूम बेल्ट। हाँ, सिंहभूम बेल्ट इसका केंद्र है। और यहाँ की नोआ मुंडी खान का जिक्र करना तो बहुत ही जरूरी है। मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है। ये एशिया की सबसे बड़ी खान है ना? बिल्कुल। स्रोतों के मुताबिक ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान है। एशिया की सबसे बड़ी? ऐसा क्या खास है इस जगह की भूगोलिक बनावट में कि मतलब प्रकृति ने इतना सारा लोहा यहीं जमा कर दिया? इसका सीधा संबंध यहाँ की चट्टानों से है। देखिए, ये पूरा इलाका आर्कियन युग की बहुत प्राचीन चट्टानों से बना है। अच्छा। और ये चट्टानें खनिज निर्माण के लिए एक आप कह सकते हैं आदर्श स्थिति बनाती हैं। तो यहाँ जो अयस्क मिलता है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी? बहुत अच्छी। यहाँ जो अयस्क मिलता है वो हेमाटाइट किस्म का है, और वो भी उच्च कोटि का। मतलब उसमें लोहे का अंश, जिसे लौहांश कहते हैं, 60% से भी ज्यादा होता है। 60% से ज्यादा? तो क्या इसका मतलब ये है कि इसे स्टील में बदलने की प्रक्रिया बाकी जगहों के अयस्क से ज्यादा आसान या सस्ती होती है? निश्चित रूप से। एग्जैक्टली। जितना शुद्ध अयस्क होगा उसे साफ करने और स्टील बनाने में उतनी ही कम लागत और ऊर्जा लगेगी। तो यही वजह है कि झारखंड का लौह अयस्क देश के स्टील प्लांट्स की पहली पसंद है। बिल्कुल। और ये पट्टी कोई छोटी मोटी नहीं है। ये सिंहभूम से शुरू होकर उड़ीसा के मयूरभंज तक लगभग 48 किलोमीटर तक फैली हुई है। वाह! तो सिंहभूम का इलाका सिर्फ लोहे के लिए ही नहीं बल्कि एक पूरे मेटल पैकेज जैसा लगता है। हाँ, आप कह सकते हैं। क्या स्टील बनाने के लिए जरूरी दूसरे खनिज भी लोहे के साथ ही मिल जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल, प्रकृति ने यहाँ स्टील इंडस्ट्री के लिए जैसे पूरा कच्चा माल एक ही जगह परोस दिया है। अच्छा। लोहे के साथ साथ यहाँ मैंगनीज और क्रोमाइड भी मिलते हैं। और ये स्टील को मजबूती देते हैं? हाँ, मजबूती और जंग से लड़ने की ताकत। मैंगनीज तो लौह अयस्क की खदानों के साथ ही मिल जाता है, और क्रोमाइट के लिए सिंहभूम का जोजोहातु इलाका काफी मशहूर है। ये तो हुई लौह धात्विक मतलब फेरस खनिजों की बात। लेकिन उन धातुओं का क्या जो बिजली के तार, हवाई जहाज या बर्तन बनाने में काम आती हैं? मेरा मतलब है अलौह धात्विक,
नॉन फेरस खनिजों से। हाँ, उस मामले में भी झारखंड पीछे नहीं है। तांबा कॉपर को ही ले लीजिए। देश के कुल तांबा भंडार का लगभग 18 से 19% यही है। 18 से 19%? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। पूर्वी सिंहभूम में मुसाबनी घाटशिला से लेकर राखा तक एक लगभग 130 किलोमीटर लंबी तांबे की पट्टी फैली हुई है। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का प्लांट भी तो घाटशिला में ही है। जी, दशकों से काम कर रहा है। और बॉक्साइट, मैंने सुना है कि ये भी यहाँ खूब मिलता है, जिससे एल्यूमिनियम बनता है। हाँ, बॉक्साइट के लिए हमें झारखंड के पाट क्षेत्रों यानी ऊंचे पठारी इलाकों में जाना होगा। गुमला, लोहरदगा, लातेहार। और यहाँ के बॉक्साइट की क्वालिटी कैसी है? ये भी अच्छी क्वालिटी का होता है, जिसमें 52 से 55% तक एल्यूमिना होता है। और इसका इस्तेमाल? यहाँ से निकाला गया ज्यादातर बॉक्साइट रांची के पास मुरी में भेजा जाता है। और एक दिलचस्प बात है कि मुरी में जो एल्यूमिना रिफाइनरी है, हाँ, वो 1948 में स्थापित हुई थी और ये भारत की पहली एल्यूमिना रिफाइनरी थी। पहली। तो यहाँ उद्योग और खनिज शुरू से ही साथ साथ चले हैं। बिल्कुल। अच्छा, इन बड़ी धातुओं के अलावा क्या सोने चांदी जैसे कीमती खनिज भी मिलते हैं? कम मात्रा में, लेकिन मिलते हैं। खासकर सोना, गोल्ड। स्वर्ण रेखी नदी की वजह से? हाँ, एक भूविज्ञानी ने बताया था कि इसके नाम में ही स्वर्ण है, क्योंकि सदियों से स्थानीय लोग इसकी रेत में से सोने के कण छानते आ रहे हैं। सच में? जी। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम के कुछ इलाकों में और हाल ही में तमाड़ में इसके भंडार मिले हैं। टंगस्टन, टिन और जस्ता जैसे खनिज भी हजारीबाग और रांची के आसपास पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि कैसे झारखंड की धरती के नीचे लोहा, तांबा और बॉक्साइट जैसी धातुओं का खजाना छिपा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसे भी खनिज हैं जिनमें धातु नहीं होती, पर वो उद्योगों के लिए उतने ही कीमती हैं। इनमें सबसे मशहूर है अभ्रक, जिसकी चमक ने पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचा है। अभ्रक यानी माइका की कहानी तो लाजवाब है। झारखंड के कोडरमा को एक जमाने में भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता था। माइका कैपिटल ऑफ इंडिया। अभ्रक राजधानी? जी। यहाँ दुनिया का सबसे बेहतरीन किस्म का सफेद अभ्रक मिलता है, जिसे रूबी अभ्रक कहते हैं। एक समय था जब यहाँ के कुल उत्पादन का 90% हिस्सा सीधे निर्यात कर दिया जाता था। 90%? लेकिन अभ्रक में ऐसा क्या खास है? ये किस काम आता है? इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह बिजली और ऊष्मा का कुचालक है, एक इंसुलेटर है। अच्छा, मतलब ये अपने अंदर से करंट या गर्मी को गुजरने नहीं देता? बिल्कुल। साथ ही यह पतली पतली परतों में आसानी से टूट सकता है। इन्हीं गुणों की वजह से इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के उपकरणों में जमकर होता है। और ये मिलता कहाँ है? यह कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह की एक लंबी पट्टी में मिलता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब निर्माण की बात करें, जैसे सीमेंट उद्योग, उसके लिए जरूरी कच्चा माल भी क्या यही मिलता है? हाँ, उसके लिए जरूरी है चूना पत्थर, लाइमस्टोन और डोलोमाइट। अच्छा। चूना पत्थर मुख्य रूप से विंध्यन क्रम की चट्टानों में मिलता है, जो हजारीबाग, पलामू और सिंहभूम जैसे जिलों में फैली हैं। और डोलोमाइट? डोलोमाइट, जो चूना पत्थर का ही एक रूप है, वो पलामू में मिलता है। ये दोनों ही सीमेंट और लोहा इस्पात उद्योग के लिए अनिवार्य हैं। एक और खनिज का नाम अक्सर सुनने में आता है, ग्रेफाइट, जिसे काला सीसा भी कहते हैं। हाँ, काला सीसा नाम बड़ा दिलचस्प है, पर इसमें सीसा या लेड बिल्कुल नहीं होता। तो फिर यह है क्या? एक्चुअली ये कार्बन का ही एक रूप है, ठीक हीरे की तरह, बस अणुओं की जमावट अलग है। मतलब एक से पेंसिल की नोक बन गई और दूसरे से दुनिया का सबसे कठोर पत्थर। बिल्कुल। और ग्रेफाइट के मामले में पलामू जिला देश में सबसे आगे है। यहाँ इसके सबसे बड़े सुरक्षित भंडार हैं। और इनके अलावा भी कोई खास आधात्विक खनिज है झारखंड में? हाँ, कुछ और भी हैं, जैसे काइनाइट, जो सिंहभूम में मिलता है। काइनाइट, इसका क्या उपयोग है? काइनाइट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह बहुत ज्यादा तापमान झेल सकता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल उन भट्टियों के अंदर की परत बनाने में होता है, जहां स्टील या कांच पिघलाया जाता है। उन्हें रिफ्रैक्ट्री कहते हैं, है ना? जी, रिफ्रैक्ट्रीज। इसी तरह दामोदर घाटी क्षेत्र में फायर क्ले मिलता है, जिससे तापरोधी ईंटें बनती हैं। और कॉर्ड्स और फेल्सपार भी हैं, जो कांच और सिरेमिक उद्योग में काम आते हैं। तो हमने धात्विक और अधात्विक दोनों तरह के खनिजों को देख लिया। अब अगर हम इन सबको एक साथ रखकर एक मिनरल मैप की तरह देखें, तो क्या कोई पैटर्न नजर आता है? हाँ, बिल्कुल। या ये सारे खनिज बस यूं ही कहीं भी मिल जाते? नहीं, एक बहुत ही स्पष्ट क्षेत्रीय पैटर्न, या आप कह सकते हैं मिनरल जोनिंग दिखाई देती है। ये कैसे, जरा समझाइए। देखिए, सिंहभूम का पूरा बेल्ट वो धात्विक खनिजों का केंद्र है।
लोहा, तांबा, क्रोमाइट सब वहीं। सब वहीं। फिर थोड़ा उत्तर पूर्व की ओर चले हैं तो कोडरमा हजारीबाग बेल्ट अभ्रक के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सही है। दामोदर घाटी का इलाका फायर क्ले जैसे खनिजों के लिए जाना जाता है और पलामू प्रमंडल वो ग्रेफाइट, चूना पत्थर और डोलोमाइट का गढ़ है। और ये पैटर्न सीधे तौर पर उस इलाके की चट्टानों की बनावट से जुड़ा है। बिल्कुल, उस बनावट और उनके निर्माण के समय से जुड़ा है। और राज्य की अर्थव्यवस्था पर इस विशाल खनिज संपदा का क्या असर पड़ता है? ये सब जमीन के नीचे छिपे खजाने आंकड़ों में कैसे दिखते हैं? आंकड़े काफी प्रभावशाली हैं। स्रोत बताते हैं कि झारखंड सालाना लगभग 15,000 करोड़ रुपए मूल्य के खनिजों का उत्पादन करता है। 15,000 करोड़। जी, और इससे राज्य सरकार को लगभग 3,500 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है। तो असल में खनिज और उन पर आधारित उद्योग ही राज्य की अर्थव्यवस्था की बुनियाद हैं। एग्जैक्टली। और इसी पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित करने और वैज्ञानिक तरीके से खनन को बढ़ावा देने के लिए 7 मई 2002 को झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड यानी JSMDC की स्थापना की गई थी। जिसका मुख्यालय रांची में है। हाँ, जिसका मुख्यालय रांची में है। ठीक है, ये एक शानदार विश्लेषण रहा। अब उन श्रोताओं के लिए जो शायद किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये बस मुख्य बातों को याद रखना चाहते हैं, क्या हम कुछ सबसे जरूरी तथ्यों को एक बार फिर से दोहरा सकते हैं? अवश्य। ये एक तरह का क्विक रिवीजन होगा। कुछ बातें जो बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। जी। एक, नुआमुंडी खान पश्चिमी सिंहभूम में, ये एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान है। ठीक है। 2, मूरी रांची के पास, यहाँ 1948 में भारत की पहली एल्यूमिना रिफाइनरी लगी थी। भारत की पहली? 3, कोडरमा, इसे भारत की अब्रक राजधानी का दर्जा मिला हुआ है। ये तो याद रहेगा। 4, पलामू, ग्रेफाइट के सबसे बड़े भंडार के लिए जाना जाता है। और 5, जोजोहातू सिंहभूम में, जो क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। एक और बात जो स्रोतों में उभर कर आ रही है वो है पन्ना, मतलब एमरल्ड को लेकर। हाँ, ये एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी है। बताया जा रहा है कि पूर्वी सिंहभूम के गुणाबांधा क्षेत्र में इसके खनन की तैयारी है, जो झारखंड को शायद पन्ना खनन करने वाला देश का पहला राज्य बना सकता है। जी, ये बिल्कुल संभव है। और परीक्षा की दृष्टि से मैं कहूंगा कि मानचित्र आधारित प्रश्नों पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे सिंहभूम बेल्ट कहाँ है, कोडरमा बेल्ट कहाँ है और बॉक्साइट के पाट क्षेत्र कहाँ है, इन जगहों को नक्शे पर पहचानना बहुत मददगार होता है। तो अब हम अपनी चर्चा के सबसे शक्तिशाली हिस्से पे आते हैं, ऊर्जा खनिज। ये वो खनिज हैं जो सच में झारखंड की अर्थव्यवस्था के इंजन हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि झारखंड के लिए ये ऊर्जा संसाधन इतने ज्यादा जरूरी क्यों है। मतलब व्हाट मेक्स इट द बैकबोन ऑफ द स्टेट। देखिए, भारत के कुल खनिज संसाधनों का लगभग 40% हिस्सा अकेले झारखंड में है। 40%? जी, तो जाहिर है यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था खनिजों और उन पर आधारित उद्योगों के ही इर्द गिर्द घूमती है। अब आप सोचिए, उन खनिजों को जमीन से निकालने के लिए और फिर उन्हें स्टील या एल्यूमिनियम जैसी चीजों में बदलने वाले कारखानों को चलाने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। बिना रिलायबल एनर्जी के ना तो माइनिंग हो सकती है और ना ही इंडस्ट्री चल सकती है। ऊर्जा सचमुच में रीढ़ की हड्डी है। सही बात है। तो इस पूरी एनर्जी स्टोरी को समझने के लिए हम इन संसाधनों को कैसे बांट सकते हैं? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इन्हें 2 हिस्सों में देखना। पहला है पारंपरिक या नॉन रिन्यूएबल स्रोत। ठीक है। ये वो खजाने हैं जो सीमित है, जिन्हें बनने में करोड़ों साल लगे हैं। इसमें कोयला और यूरेनियम जैसे आणविक खनिज आते हैं। आज की तारीख में झारखंड की पूरी एनर्जी सिस्टम इन्हीं पर टिकी हुई है। और दूसरा हिस्सा जो शायद भविष्य की कहानी लिखेगा, वो है नवीकरणीय या रिन्यूएबल स्रोत। इसमें पानी से बनने वाली बिजली यानी जल विद्युत, सौर ऊर्जा और गांव में इस्तेमाल होने वाली जैव ऊर्जा शामिल है। ये स्रोत कभी खत्म नहीं होते और सबसे बड़ी बात, ये पर्यावरण के लिए कहीं ज्यादा बेहतर हैं। झारखंड की कहानी आप कह सकते हैं इन दोनों के बीच के संतुलन की ही कहानी है। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत पारंपरिक हीरो यानी कोयले से करते हैं। स्रोतों के मुताबिक झारखंड और कोयला ये तो एक दूसरे के पर्याय जैसे लगते हैं। पर्याय से भी बढ़कर यहाँ कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो झारखंड को पूरे भारत में यूनिक बनाते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण, झारखंड भारत का एकमात्र राज्य है जहां प्राइम कोकिंग कोल मिलता है। एक मिनट,
ये प्राइम कोकिंग कोल क्या चीज है और ये इतना खास क्यों है? ये कोयले का एक हाई ग्रेड वर्जन है जिसे बहुत ज्यादा तापमान पर जलाने पर भी ये राख नहीं बनता बल्कि एक ठोस पिंड में बदल जाता है। अच्छा, और इसका इस्तेमाल स्टील बनाने वाली विशाल धमन भट्टियों मतलब ब्लास्ट फर्नेसेस में होता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड के इस खास कोयले के बिना शायद जमशेदपुर और बोकारो जैसे स्टील शहर बनते ही नहीं। वाह, ये तो एक पावरफुल इंसाइट है। मतलब भारत की इंडस्ट्रियल हिस्ट्री की नींव में झारखंड का ये कोयला है और भंडार और उत्पादन के मामले में हम कहाँ खड़े हैं, इसमें एक दिलचस्प बात दिख रही है। हाँ, और ये एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन भी है। कोयले के भंडार यानी रिजर्व्स के मामले में झारखंड देश में पहले नंबर पर है, लेकिन जब उत्पादन की बात आती है, प्रोडक्शन की, तो हम ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बाद तीसरे नंबर पर है। भंडार में नंबर 1 पर उत्पादन में तीसरे, ऐसा क्यों है? क्या यहाँ कोयला निकालना ज्यादा मुश्किल है या कोई पॉलिसी की रुकावट है? इसके कई कारण हैं। कुछ क्षेत्रों में कोयला ज्यादा गहराई में है जिससे खनन की लागत बढ़ जाती है। कुछ जगहों पर आप जानते ही हैं, भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण क्लियरेंस की प्रक्रियाएं जटिल होती हैं। और एक और दिलचस्प बात है, झरिया के एक बड़ा हिस्सा जमीन के नीचे लगी आग की वजह से प्रभावित है। इन सब वजहों से भंडार होते हुए भी उत्पादन की रफ्तार वैसी नहीं है। और ये कोयला मिलता कहाँ है? आपने गोंडवाना क्रम की चट्टानों का जिक्र किया, इसे आसान भाषा में कैसे समझें? जरूर, इसे ऐसे समझिए कि ये धरती की वो बहुत पुरानी परतें हैं जहां करोड़ों साल पहले के घने जंगल जमीन में दब गए, फिर लाखों सालों तक जमीन के अंदर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से वो लकड़ी बेहतरीन कोयले में बदल गई। अच्छा, यही गोंडवाना काल की चट्टानें हैं, और क्योंकि ये प्राचीन जंगलों से बना है, इसीलिए ये कोयला इतनी अच्छी क्वालिटी का है। कमाल है। तो झारखंड में कोयले का सारा खेल कहाँ केंद्रित है? कोयले का सारा खेल दामोदर नदी के आसपास केंद्रित है। आप दामोदर घाटी को कोयले की गंगा समझ सकते हैं। कोयले की गंगा, वाह। झरिया, बोकारो, रामगढ़, करनपुरा, सारे बड़े नाम इसी घाटी में हैं। इनमें भी झरिया सबसे बड़ा खिलाड़ी है, भंडार और उत्पादन दोनों में। इसीलिए धनबाद झरिया को भारत की कोयला राजधानी भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी कोयला पट्टियां दूसरी नदियों के पास भी मिलती हैं, पर असली केंद्र दामोदर घाटी ही है। अपने झरिया की आग का जिक्र किया था, वो क्या कहानी है? झरिया सिर्फ भारत की कोयला राजधानी नहीं है, ये एक ऐसी जगह भी है जहां जमीन के नीचे 100 साल से भी ज्यादा समय से आग जल रही है। 100 साल से? जी, ये आग कोयले की परतों में लगी है और इसे बुझाना लगभग नामुमकिन है। ये तस्वीर कोयले पर हमारी निर्भरता और उसकी भारी कीमत दोनों को एक साथ दिखाती है। वैसे विश्व बैंक की मदद से इन इलाकों में पुनर्वास और आग पर काबू पाने के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। ये तो सच में चौंकाने वाली बात है। कोयले की इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, इसका पर्यावरण पर असर। शायद इसीलिए अब एक दूसरे ज्यादा साफ सुथरे ऊर्जा स्रोत की तरफ भी देखा जा रहा है जो झारखंड के पास छिपा है। मैं यूरेनियम की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कोयले के बाद झारखंड का दूसरा तुरुप का इक्का है यूरेनियम, और यहाँ भी झारखंड का लगभग एकाधिकार है। भारत के यूरेनियम उत्पादन का करीब 100% यहीं से आता है। पूरा का पूरा? लगभग पूरा। और पूर्वी सिंहभूम में स्थित जादूगोड़ा खान तो ऐतिहासिक है। ये 1967 में शुरू हुई भारत की पहली यूरेनियम खान है। तो जादूगोड़ा के अलावा और कौन से मुख्य इलाके हैं? जादूगोड़ा के पास ही तुरामडीर, नरवा पहाड़ और भटीन जैसी दूसरी महत्वपूर्ण खानें भी हैं। इन सभी को भारत सरकार की कंपनी यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी UCIL चलाती है। ये यूरेनियम हमारे परमाणु बिजली घरों के लिए ईंधन का काम करता है, जो बिना कार्बन उत्सर्जन के बिजली पैदा करते हैं। यूरेनियम के अलावा क्या और भी ऐसे रणनीतिक खनिज हैं? हाँ, थोरियम के भंडार भी रांची, पठार और धनबाद में मिलते हैं, जिसे भविष्य का परमाणु ईंधन माना जाता है। और एक और मजेदार खनिज है इल्मेनाइट। इल्मेनाइट? जी, ये रांची और कोडरमा में मिलता है और इससे टाइटेनियम बनता है। टाइटेनियम एक बहुत मजबूत और हल्की धातु है जिसका इस्तेमाल रक्षा उपकरणों, सैटेलाइट और हवाई जहाज बनाने में होता है। तो हमारे पास कोयला है जिसने हमारा औद्योगिक अतीत बनाया, यूरेनियम है जो एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, लेकिन जब हम भविष्य की बात करते हैं तो हर कोई रिन्यूएबल्स की बात कर रहा है। इस मामले में झारखंड की कहानी क्या है? पानी से शुरुआत करते हैं। झारखंड में कई नदियां हैं,
तो जल विद्युत की संभावनाएं तो हैं। दामोदर और उसकी सहायक नदी बराकर पर तिलैया, मैथन और पंचेत जैसे बड़े बांध बने हैं जो बिजली भी बनाते हैं। स्वर्ण रेखा नदी पर भी एक बड़ी परियोजना है। लेकिन अगर आप आंकड़ों को देखें तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। आंकड़े क्या कहते हैं? राज्य की कुल बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 2770 मेगावाट है। इसमें से कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट का हिस्सा करीब 2446 मेगावाट है, यानी लगभग 88%। 88%? हाँ, और जल विद्युत का हिस्सा महज 191 मेगावाट। ये साफ दिखाता है कि जल विद्युत एक सहायक खिलाड़ी तो है, पर मुख्य हीरो नहीं। एक बहुत बड़ी परियोजना कोयल कारों प्रस्तावित जरूर है, जिसकी क्षमता 732 मेगावाट है, पर वो दशकों से अटकी हुई है। आप कह रहे हैं कि एक राज्य जो कोयले की राजधानी के तौर पर जाना जाता है, असल में एक सोलर पावर हाउस बनने की जबरदस्त क्षमता रखता है। ये तो एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। इसके बारे में और बताइए। यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। झारखंड कर्क रेखा के बहुत पास स्थित है, जिसका मतलब है कि यहाँ साल के ज्यादातर दिन सीधी और तेज धूप मिलती है। अच्छा। तकनीकी भाषा में कहें तो यहाँ 4.5 से 5.5 किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर की सोलर रेडिएशन मिलती है, जो बहुत अच्छी मानी जाती है। एक अनुमान है कि अगर इस क्षमता का सही इस्तेमाल हो तो झारखंड 18,000 मेगावाट से भी ज्यादा सौर ऊर्जा पैदा कर सकता है। 18,000 मेगावाट? ये तो राज्य की आज की कुल जरूरत से कई गुना ज्यादा है। तो फिर इस क्षमता को हकीकत में बदलने के लिए क्या हो रहा है? सरकार ने झारखंड सौर ऊर्जा नीति 2022 बनाई है। इसका लक्ष्य 2026-27 तक 4,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करना है। इसके लिए JREDA यानी झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी नोडल एजेंसी के तौर पर काम कर रही है। ये नीति कागज पर तो बहुत अच्छी दिखती है, पर क्या पिछली नीतियों से कोई सबक लिया गया है? अक्सर लक्ष्य बड़े रखे जाते हैं, पर जमीन पर असलियत में हासिल बहुत कम होता है। इसे उतारने में क्या चुनौतियां हैं? क्या हमारे पास ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर है? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। चुनौतियां कई हैं। सबसे बड़ी चुनौती है जमीन अधिग्रहण की। सोलर प्लांट के लिए बड़ी सपाट जमीन चाहिए, जो झारखंड के पठारी इलाके में आसानी से नहीं मिलती। दूसरी चुनौती है ग्रिड को अपग्रेड करने की। सोलर पावर दिन में मिलती है, रात में नहीं। इस उतार चढ़ाव को संभालने के लिए एक मजबूत और स्मार्ट ग्रिड की जरूरत है। और तीसरी, निवेश आकर्षित करना। इन सब पर काम हो रहा है, लेकिन रफ्तार अभी धीमी है। ये तो बड़े स्तर की बात हुई। क्या ग्रामीण इलाकों के लिए कोई जमीनी पहल है? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम के तहत राज्य में करीब 8,000 बायोगैस प्लांट्स लगाए गए हैं। ये गांव के स्तर पर ऊर्जा की आत्मनिर्भरता के लिए कमाल की चीज है। कैसे? पशुओं के गोबर से गैस बनती है, जिससे महिलाओं को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन मिलता है और धुएं से छुटकारा। और जो स्लरी बचती है, वो खेतों के लिए बेहतरीन जैविक खाद का काम करती है। ये सही मायने में वेस्ट टू वेल्थ का उदाहरण है। तो चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं। हमारे पास कोयले की एक शक्तिशाली विरासत है, यूरेनियम का एक रणनीतिक खजाना है और सूरज की रोशनी का एक विशाल अनछुआ वादा है। झारखंड का ये ऊर्जा मानचित्र असल में दिखता कैसा है? इसमें एक बहुत साफ स्थानिक पैटर्न, मतलब स्पेशल पैटर्न नजर आता है। कोयला और उस पर आधारित थर्मल पावर प्लांट का पूरा साम्राज्य दामोदर घाटी क्षेत्र में केंद्रित है। धनबाद, बोकारो, रामगढ़। यूरेनियम का किला पूर्वी सिंहभूम के इलाके में है और जल विद्युत परियोजनाएं दामोदर, बराकर, स्वर्ण रेखा जैसी बड़ी नदियों पर मोतियों की तरह बिखरी हुई हैं। ये एक ऐसा नक्शा है जो बताता है कि कहाँ कौन सा संसाधन है और उसी के आधार पर उस इलाके का विकास कैसे हुआ है। तो भविष्य की दिशा क्या होनी चाहिए? कोयले पर निर्भरता बनाए रखना, जो अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए जरूरी है, या नवीकरणीय ऊर्जा की ओर तेजी से बदलाव, जो पर्यावरण के लिए जरूरी है? ये एक बहुत बड़ा संतुलन साधने वाला सवाल है। आप कोयले को रातों रात नहीं छोड़ सकते, क्योंकि लाखों लोगों का रोजगार और राज्य का लगभग 75% राजस्व उसी से जुड़ा है। लेकिन आप कोयले के पर्यावरणीय प्रभाव को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए भविष्य इन दोनों के एक स्मार्ट और सोचे समझे मेल में है। इसे मैनेज्ड ट्रांजिशन कहते हैं। मैनेज्ड ट्रांजिशन, जी। यानी कोयले से होने वाली कमाई का एक हिस्सा धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में लगाना। बहुत बढ़िया।
अब अंत में अगर किसी को परीक्षा के लिए इन सब बातों का निचोड़ चाहिए हो तो वो की टेकअवेज क्या होंगे? चलिए एक एग्जाम बूस्टर राउंड करते हैं। जरूर। अगर हम इसे परीक्षा के नजरिए से देखें तो ये 4-5 बातें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। तथ्य 1, कोयला भंडार में झारखंड का स्थान पहला, उत्पादन में तीसरा। पहला और तीसरा। ठीक है। तथ्य 2, प्राइम कोकिंग कोल का 100% उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य झारखंड। तथ्य 3, भारत की पहली यूरेनियम खान जादूगोड़ा, साल था 1967, पूर्वी सिंहभूम में। जादूगोड़ा 1967। और तथ्य 4, राज्य की कुल बिजली में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? थर्मल पावर का, जो कोयले पर आधारित है, लगभग 88%। और अगर मानचित्र आधारित प्रश्नों की बात करें तो कौन से हॉटस्पॉट्स होंगे? मानचित्र पर झारिया और बोकारो, ये हो गए कोयला क्षेत्र, जादूगोड़ा, यूरेनियम खान और तिलैया तथा मैथन बांध जो जल विद्युत केंद्र हैं। इनको पहचानना बहुत जरूरी है। ये झारखंड की ऊर्जा कहानी के सबसे महत्वपूर्ण लैंडमार्क्स हैं। ये एक शानदार और असरदार पुनरीक्षण था। तो हमने देखा कि झारखंड के पास लोहा, कोयला, तांबा, यूरेनियम, लगभग हर वो चीज है जो किसी भी देश को अमीर बना सकती है। इसका राज्य के अर्थव्यवस्था पर क्या असर दिखता है? आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े दिखाते हैं कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का आधार ही खनिज है। राज्य सरकार के डेटा के अनुसार झारखंड सालाना लगभग 160 मिलियन टन खनिज निकालता है। 160 मिलियन टन? जी, जिनकी कीमत करीब 15,000 करोड़ रुपए होती है। इससे राज्य को हर साल लगभग 3,500 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है, जो राज्य के बजट का एक बड़ा हिस्सा है। तो ये तो साफ है कि यहाँ की भूवैज्ञानिक संरचना ही इसका आर्थिक भाग्य तय करती है। निश्चित रूप से आर्कियन चट्टानों ने इसे धातुएं दी और गोंडवाना चट्टानों ने इसे ऊर्जा का पावर हाउस बना दिया। ये खनिज, उद्योग और विकास का एक सीधा संबंध है। जमशेदपुर, बोकारो, रांची, धनबाद जैसे शहरों का विकास इन्हीं खनिजों के दम पर हुआ है। लेकिन यहीं पे वो विरोधाभास फिर से सामने आ जाता है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। 15,000 करोड़ रुपए के खनिज हर साल निकलते हैं, लेकिन मानव विकास के कई पैमानों पर राज्य आज भी पीछे है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे जटिल पहलू है। ये संसाधन का अभिशाप या रिसोर्स कर्स वाली बहस को जन्म देता है, जिस पर दुनिया भर में चर्चा होती है। तो आज हमने झारखंड के खनिज खजाने की एक गहरी पड़ताल की। हमने एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क खान नोवामुंडी से लेकर भारत की पहली यूरेनियम खान जादूगोड़ा तक का सफर तय किया। और हमने कुछ ऐसे तथ्यों को रेखांकित किया जो इसे बाकी सबसे अलग बनाते हैं। जैसे कोयले के भंडार में देश में पहला स्थान, लौह अयस्क उत्पादन में दूसरा और तांबे के भंडार में तीसरा स्थान। प्राइम कोकिंग कोल और यूरेनियम का देश में लगभग एकमात्र उत्पादक राज्य, और कोडरमा, जिसे भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है। आज की इस बातचीत को खत्म करते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। बिल्कुल। हमारे स्रोतों से साफ है कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों का एक पावर हाउस है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस संसाधनों के खजाने और राज्य के आम लोगों के जीवन स्तर के बीच की खाई को कैसे पाटा जा सकता है? सही बात है। इस खनिज संपदा का लाभ राज्य के हर नागरिक तक प्रभावी रूप से कैसे पहुंच सकता है, इस सवाल का जवाब सिर्फ अर्थशास्त्र में नहीं, बल्कि नीति, प्रशासन और समाज में भी छिपा है।